ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे एंड बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से कवर अप कर चुके हैं। इसके साथ ही चैप्टर 2 को भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 2 का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म समझ रहे हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें हम लोग कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे। जो पार्ट हमने लास्ट क्लास में जहां पर छोड़ा था, ठीक वहीं से आगे करेंगे कंटिन्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधे चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। आप अपना ध्यान रखिए अपनी स्क्रीन पर। चलिए, तो जैसे कि आपको एक इमेज दिख रही है, ठीक है, ये इमेज का यूज हम आज करेंगे। ये आपकी बुक में बनी हुई इमेज है। तो सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं ऊपर। टॉपिक ऑफ द डे डाल दीजिए, अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म। के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें हमने जो पहली अभिक्रिया देखी थी डियर स्टूडेंट्स, वो हमने कुछ इस प्रकार से देखी थी कि अम्ल की किसी धातु से अभिक्रिया कराने पर, अम्ल की किसी धातु से अभिक्रिया कराने पर क्या हो रहा था? अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर नंबर 1 की जो रिएक्शन है, ये आपको याद करनी है। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। लवण और हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहां तक हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था और इस पॉइंट को हमने नोट डाउन कर लिया था। चलिए, तो अभिक्रिया को समझने के लिए नीचे जो डायग्राम है इसके ऊपर चलते हैं और डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपकी बुक का डायग्राम है। ओके, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ओके, गुड। तो यहां पर आप देखिए डायग्राम में क्या हो रहा है। डायग्राम में हमारे पास एक सेटअप लगा हुआ है। सबसे पहले सेटअप में जो जो चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक स्टैंड हमें दिखाई दे रहा है, एक परख नली दिखाई दे रही है। ये नली आप देख रहे हैं, ये वाली, ये परख नली है, यानी टेस्ट ट्यूब इसे कहते हैं। इस परख नली के अंदर क्या रखा हुआ है? ये येलो कलर का आपको लिक्विड दिख रहा है, यह है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिख रहे हैं ग्रे कलर के, ये है दानेदार जिंक के टुकड़े, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक हो गया। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टैंड है, इसके ऊपर इसको स्टैंड करते हैं और एक क्लैंप की सहायता से इसको टाइट हमने कर रखा है। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं इसमें एक नली लगी है, जिसको प्रवाह नली बोलते हैं, है ना। और इसमें एक और बर्तन है। एक बर्तन में हमने क्या बना रखा है? साबुन का विलयन, यानी सोप सॉल्यूशन।
सोप और वाटर मिला करके, साबुन और पानी मिला करके उसका सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक। और एक हमारे पास मोमबत्ती होनी चाहिए, कैंडल होनी चाहिए। तो ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, इतनी सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लिया? अब इसे मिटा देते हैं, अब एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखिए आप क्या हो रहा है, हमने स्टैंड पर परख नली को लगाया, परख नली में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद हमने उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े भी उसमें डाले, है ना। तो परख नली के अंदर आप देख रहे हैं दोनों चीजें हैं, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और जिंक क्या हो गया, धातु हो गया, तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर बुलबुले आपको दिख रहे हैं, ये जो बुलबुले बनते हुए दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। कौन सी गैस के बुलबुले हैं? H2 गैस के। तो गैस आपको पता है क्या करती है, गैस ऊपर की तरफ उठती है, तो ये गैस क्या करेगी, यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर ये मार्ग बंद है तो इसके लिए पाइप वाला रास्ता खुला है, तो इस रास्ते होते हुए गैस इस नली से होते हुए और इस विलियन में चली जाएगी। अब गैस इस विलियन में जाएगी तो इससे बाहर आने के लिए उसको साबुन के विलियन के थ्रू आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साबुन का विलियन है। साबुन के विलियन से जब गैस आएगी तो हमको बुलबुले बनते हुए दिखेंगे। हाइड्रोजन गैस हमको नहीं, यहाँ हमको नहीं दिख रही है गैस, देखो यहाँ पर दिख रही है क्या गैस ऊपर आती हुई? नहीं दिख रही है, यहाँ पर गैस हमको नहीं दिख रही है ऊपर आती हुई, लेकिन यहाँ पर दिख गया क्योंकि इसके आप बुलबुले बन गए हैं। तो अब हमको बुलबुले के रूप में गैस दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन गैस है। हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हाइड्रोजन है या नहीं है, हम अपनी एक जलती हुई मोमबत्ती को इन बुलबुलों के पास ले जाएंगे और ये फट फट की ध्वनि के साथ फटेंगे। तो जब ये फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होगा तो हमें पता लगेगा कि ये जो गैस इसमें बनी है, ये जो बुलबुले उठ रहे हैं हाइड्रोजन गैस के हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? एक्सपेरिमेंट समझ में आया किस तरीके से हमने सेटअप करा और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को करा? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि ये हाइड्रोजन की टेस्टिंग है, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग, यानी उसका परीक्षण। कैसे पता लगाएंगे किसी अभिक्रिया में जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस बनी है, तो ये उसका परीक्षण, इस तरीके से हम पता लगाते हैं। और अभिक्रिया आपने देखी जो ऊपर हमने शब्दों में लिखी हुई है वो नीचे अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब इसमें जो अम्ल हमने ले रखा है वो कौन सा है, वो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। और धातु कौन सी है, धातु है हमारे पास जिंक। तो इस अभिक्रिया को हम एक समीकरण रूप में लिखते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था किस प्रकार से हम एक अभिक्रिया को समीकरण रूप में लिखते हैं। तो इस डायग्राम को मैं अब साइड कर लेता हूं, ठीक है, हमारा काम हो गया, इससे आप समझ चुके हैं। चलिए, तो अभिक्रिया को लिखेंगे, कौन सा अम्ल था हमारे पास, वहां पर हमारे पास था सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, ठीक हो गया। और उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने डाला जिंक। तो क्या हुआ, लवण बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई H2, ठीक है। तो इनके नाम लिख लीजिए, ये बना लवण, क्या नाम है इस लवण का, जिंक सल्फेट एंड ये हाइड्रोजन गैस मुक्त। तो ये अभिक्रिया कहाँ हो रही है, जो अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया इसमें ये अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक समीकरण के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो रही है, ठीक हो गया। तो ये है अभिक्रिया अम्लों की धातुओं के साथ। तो जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण बनते हैं एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर मैं आपसे पूछूं ये अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर आपको विस्थापन अभिक्रिया होती हुई दिखाई दे रही है। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन, जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर लिया, उसकी जगह खुद आ गया, ठीक है। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। ओके, बात समझ में आई? तो इस प्रकार से अम्ल की अभिक्रिया होगी धातुओं के साथ। अब क्षार की किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, तो क्षार की सभी क्षारों की अभिक्रिया, यहां पर नोट लिख देंगे, एक नोट चिपका दीजिए यहां पर क्षार के लिए।
सभी धातुओं से क्षारकों की यह अभिक्रिया संभव नहीं। कुछ कुछ के साथ ये पॉसिबल है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ, क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जिंक को मिलाएंगे तो एक लवण बनेगा। ये लवण का नाम आप याद रखिए, Na2ZnO2, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये लवण का नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, याद रहेगा, सोडियम जिंकेट। ठीक हो गया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया लवण, और ये जिंक हो गया, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई हमें दिख रही है। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जो होगी सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए, तो पहले नंबर की रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ा था, जिसमें हमने गंधीय सूचक के बारे में पढ़ा था। सेकंड नंबर पे हमने ये अभिक्रिया देखी थी। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। नोट डाउन आपने कर लिया होगा इसे, आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, तो थर्ड प्रकार की अभिक्रिया में हम जो पिछली अभिक्रिया हमने देखी है, ये उसका क्रियाकलाप है, आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो अम्ल तथा क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया ये हम कर चुके हैं, एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको। उपकरण व्यवस्थित कीजिए, मैंने आपको बता दिया था। कितना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेने हैं, 5 मिलीलीटर, और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं, आपने क्या देखा था बताइए उसे। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित करने पर साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बने, ये भी बताइए। क्यों बने थे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहां से निकल रही थी। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए, आप क्या परीक्षण करते हैं, तो आपने देखा वो जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले थे वो फट फट की ध्वनि के साथ फटने लगे थे। आपको अन्य अम्ल HCl हो गया, HNO3 हो गया, CH3COH, तो HCl को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 हो गया नाइट्रिक अम्ल। और CH3COH हो गया एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो इन सभी के साथ भी आपको यह अभिक्रिया करनी है। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न है। तो ये सभी क्या है, अम्ल है। अम्लों की जब धातुओं के साथ अभिक्रिया होगी तो हमको पता है क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, तो ये था आपका एक्टिविटी जिसको मैंने पिछले उसमें समझाया। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। इसमें हम अम्लों और क्षारों की एक नई प्रकार की अभिक्रिया देखेंगे। तो नोट डाउन कीजिए, हेडिंग नोट डाउन कीजिए आप। धातु कार्बोनेट, ये थर्ड प्रकार की रिएक्शन है। धातु कार्बोनेट रिएक्शन दूसरे प्रकार की है, बट इसके अंतर्गत हम 3 पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, तीसरे पॉइंट को पढ़ रहे हैं। तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले ये क्या होते हैं, के साथ अम्ल की अभिक्रिया। किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, कोई भी धातु आप ले लीजिए,
ये मैंने सोडियम धातु ली, ये सोडियम धातु का कार्बोनेट है Na2CO3, ठीक है। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखूंगा तो Na और CO3 तो रहेगा धातु कार्बोनेट, बी के बीच में H आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब एक धातु आप रख लीजिए और उसके बाद आप CO3 उसमें लगा लीजिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो बीच में हाइड्रोजन भी लगा दीजिए। अब ये डायग्राम को देखिए, ये एक दूसरा अरेंजमेंट है, ये एक दूसरा अरेंजमेंट है, ये क्रियाकलाप है। तो क्रियाकलाप में मैं जो जो बातें बोल रहा हूं आप उनको समझिए। पहले आपने क्या करा, आपको दो परखनलियां लेनी है, एक में ए और एक में बी नाम दीजिए आप, ठीक है। आपने दो परखनलियां ली, एक को आपने ए नाम दिया, एक को बी नाम दिया। परखनली ए में, जो कि यहाँ पर ए परखनली लगी है आप देख रहे हैं, इस परखनली ए में, ये वाली में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए, लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए। तो आप देख रहे हैं ये रहा सोडियम कार्बोनेट, ये जो दिख रहा है आपको सोडियम कार्बोनेट लीजिए। एवं परखनली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए। तो ऐसे ही हमने एक दूसरी परखनली ली, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, ठीक है। अब दोनों परखनलियों में 2 मिलीलीटर 2 ml HCl मिलाया। तो 2 ml HCl हमने इसमें भी मिलाया, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, और बी वाली जो परखनली है उसमें भी मिलाया, ठीक है। साथ साथ बी वाली परखनली भी चल रही है, आप अपने दिमाग में इस बात को रखिए। तो ए वाली परखनली में धातु कार्बोनेट है और बी वाली परखनली में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक हो गया। आपने क्या निरीक्षण किया, आपने क्या निरीक्षण किया पहले ये बताइए, ठीक है। तो आपने देखा कि एक अभिक्रिया हुई, ठीक है, उसमें क्या बना आपके पास, उसमें आपने सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ हुई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक। तो अभिक्रिया में यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, तो आई होप यहां पर रिएक्शन हमारी आ जाए। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होगी, रिएक्शन किस प्रकार से होगी, हमने क्या मिलाया था, सोडियम कार्बोनेट मिलाया था तनु HCl के साथ, है ना। तो ये रहा सोडियम कार्बोनेट और इसको मिला दीजिए आप किसमें, HCl के साथ। तो क्या बनेगा इसमें, हमारा जो सबसे पहला उत्पाद बनेगा वो NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड, प्लस उसके साथ हमें जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। समीकरण को यदि संतुलित किया जाए, समीकरण को यदि संतुलित किया जाए तो ये 2HCl, ये 2 NaCl, और इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो गई। कौन सी गैस यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हुई यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो हमने अभिक्रिया कराई थी सोडियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब इस गैस को चेक कैसे करेंगे, जैसे पिछली अभिक्रिया में क्या हो रही थी, हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन रही थी, इस अभिक्रिया में क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो परखनली बी वाली अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। ये ए वाली अभिक्रिया है परखनली ए में जो आपको दिख रही है। परखनली बी में हमने क्या लिया था, परखनली बी में हमने सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसमें दोबारा से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया था, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया था। तो उसमें क्या बनेगा, उसमें भी सेम चीज बनेगी, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें भी उत्सर्जित होगी, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हुई दिख रही है, ठीक है। दोनों ए और बी अभिक्रिया, ए और बी परखनली में कौन सी अभिक्रिया हुई पता लग गया। अब आप आगे पढ़िए इसमें। अब जो लास्ट वाला स्टेप है, मैंने वो नहीं पढ़ा था क्रियाकलाप का, वो पढ़ रहा हूं आपके सामने। आपने क्या करना है, जो ये गैस बनी, गैस क्या होगी, गैस इसमें ऊपर उठेगी, गैस इसमें क्या होगी, ऊपर उठेगी, है ना। तो ऊपर उठ के कहाँ जाएगी वो, इस परखनली के थ्रू, यहां से होते हुए, इधर से होते हुए हमने एक परखनली में डालना है। इस परखनली में हमने क्या रखा, इसको निकास नली के थ्रू दूसरी परखनली में, इस परखनली में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी CaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन हमने लेना है इसमें, ठीक है। इसका विलयन बनाया और इसमें गैस प्रवाहित कराई। जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में के विलयन में प्रवाहित कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का क्या नाम बताया था आपको, चैप्टर नंबर 1 में याद कीजिए,
चैप्टर नंबर 1 में आप याद कीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का आपको नाम बताया था, और वो नाम क्या था उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो जो इसके बाद सेकंड पार्ट में जो रिएक्शन हो रही है, सेकंड पार्ट में जो रिएक्शन हो रही है दूसरे पार्ट में, जब हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसको मैंने बताया था आपको चूने के पानी CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी हो गए, चूने के पानी से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो प्रवाहित कराया, तो हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है कि परख नली के नीचे श्वेत रंग का अवक्षेप, अवक्षेप को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये तलहटी में बैठ जाएगा, है ना, और साथ में आपको जल बनता हुआ दिखेगा। तो आपको अभिक्रिया में आपको क्या दिखेगा, नीचे तली पर जो परख नली है उसकी जमीन पर आपको सफेद कलर का पदार्थ दिखेगा। वो सफेद रंग का पदार्थ कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और वो आपको श्वेत रंग का अवक्षेप बनता हुआ दिखेगा। ठीक हो गया। इसके बाद मैं जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको मैं कंटिन्यूअसली पास कराता गया। तो उसके बाद क्या होती है लेटर, उसके बाद जब हम इस अभिक्रिया को कंटिन्यूअसली कराते जाएंगे, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना और जो जल बना, इसमें अगर हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराएंगे, तो यहां पर हमको एक नया पदार्थ बनता हुआ दिखता है, CaHCO3 होल ट्वाइस, CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस पूरी कहानी को समझिए, जो जो पदार्थ, जो जो अभिक्रिया हुई वो मैंने लिख दी। लेकिन यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एट लास्ट ये बनेगा कब, जब अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे हम, ठीक है। देखिए बच्चों क्या हुआ, श्वेत अवक्षेप, जब हमने धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कराना, चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, जब आपने इस गैस को चूने के पानी से प्रवाहित किया, तो आपने क्या देखा, श्वेत रंग का अवक्षेप बना, कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बना। अवक्षेप किसे कहते हैं, जो जल में अघुलनशील होता है, जो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। यहां पर इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, जल में अघुलनशील, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो अवक्षेप बना श्वेत रंग का, जो कि जल में अघुलनशील था। लेकिन जब हमने अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर, जब हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक मात्रा में चूने के पानी में प्रवाहित करा, तो एक नया पदार्थ बना, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड ये जो नया पदार्थ बना ये जल में घुलनशील था। क्या मतलब हुआ इसका, आप इसमें लिखेंगे कि जब किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, जब किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। धातु कार्बोनेट लिख लिए, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखिए, तो क्या लिखेंगे, जब किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु अम्ल से की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर श्वेत रंग का अवक्षेप निर्मित होता है, जो कि जल में अघुलनशील होता है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यदि प्रवाहित की जाए, तो ये श्वेत रंग गायब हो जाता है और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि जल में विलय होता है। बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए तीसरे नंबर की अभिक्रिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप समझ में आई हो, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी।
ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बना है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हम चैप्टर 1 में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन चीज को हम समझ चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर। इसको चाहे आप चूना पत्थर कह लीजिए, इंग्लिश में से आप लाइमस्टोन कह लीजिए, चाहे इसे आप इसके और नाम भी बता देते हैं। यहाँ पर और नाम भी आपके पास लिखे हुए हैं। इसको हम खड़िया, यानी जो चौक होती है उसका भी यही रासायनिक सूत्र होता है, चौक। चौक का भी यही रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसके अलावा संगमरमर, संगमरमर यानी जो मार्बल होते हैं उनका भी यही सूत्र होता है। ठीक हो गया, तो जो संगमरमर के मार्बल होते हैं उनका भी यही सूत्र होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये लाइम वाटर हो गया, इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये सारी चीजें जो है याद रखेंगे आप। चलिए, तो दूसरे नंबर की अभिक्रिया हो गई, समझ में आ गई। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट जो हमने अभिक्रिया करी थी अभी, उसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं, उसको हम वर्ड्स में नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक बॉक्स बना दीजिए, जो भी अभिक्रिया आप पढ़ेंगे उसको आप समराइज करने के लिए एक वर्ड्स के फॉर्म में उसे लिख लेंगे। हमने क्या करी, हमने धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करी। किसके साथ, अम्ल के साथ। तो क्या बना, लवण बना था, और क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, और क्या बना था, और एक उत्पाद हमको जल भी मिला था। ठीक है, और यही अभिक्रिया हमने धातु हाइड्रोजन के साथ करी थी, तो सेम चीज हुई थी। तो यहां पर लिख लीजिए, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक हो गया, तो धातु कार्बोनेट हो गया या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, उनकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक हो गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये अभिक्रिया भी आप लोग अब ध्यान रखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप की जो अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब नेक्स्ट टाइप की जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो अम्ल की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग डालिए, अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस। क्या होता है जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाए बच्चों, ओके, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया बहुत सिंपल होती है। अभिक्रिया एक बहुत ही सिंपल अभिक्रिया होती है। जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पर अभिक्रिया को एक बॉक्स बना करके।
अम्ल प्लस क्षार, एसिड प्लस बेस। सभी क्रिया के फलस्वरूप दो उत्पाद बनते हैं, इसे हम लवण और जल कहते हैं, यानी सॉल्ट एंड वाटर। और इस अभिक्रिया का एक नाम है, इसीलिए अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप लिखेंगे जब अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, और ये अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पे क्षारक कर दीजिए, ठीक है। तो करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, या फिर लवण तथा जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन कीजिए, क्षारक पहले लिखिए, अम्ल बाद में लिखिए। इस चीज को आप समझेंगे कि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू राइट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको आज बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपको आज की क्लास से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में टॉपिक को करेंगे ठीक यहीं से कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।